दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और कहाँ इसका यूज़ है। तो मैं बताऊंगा इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और सबसे बड़ा इसका यूज़ है वो क्या है कि आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। और दूसरी बात बताएं कि इसका रेडियो एक्टिव में मतलब एटम बॉम्ब या फिर बोल सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और मेडिसिन की फील्ड में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो हम सारे पॉइंट को धीमे धीमे पढ़ेंगे, हम देखेंगे आखिरकार हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो देखो मैं बताऊं कि ऑर्डर निकालने के लिए जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है हाफ लाइफ पीरियड वाला मेथड। तो बेसिकली यहाँ पढ़ने वाले हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे पहले क्या करो, एक सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन तुम लिख लो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन की। टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, डेफिनेशन जस्ट लिख लेना, अब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है, मतलब ए रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियली कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं है 10 kg और इसकी हाफ मतलब कितना हो जाता है 5 kg। तो इसका मतलब ये है कि 10 kg से लेके 5 kg आने में इसे कितना टाइम लगा। बस 10 kg से लेके 5 kg में आने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो जैसे देखो, क्योंकि तुम पता है रिएक्टेंट है बेसिकली प्रोडक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा। जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट की वैल्यू घटती जाती है। इनिशियली अगर 10 था और 10 से लेके 5 में आया है तो आखिरकार जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, उसकी 16 kg है स्टार्टिंग में और उसके बाद रिएक्शन होती प्रोसीड हो जाती है और उसकी रिएक्शन 8 kg होने में कितना टाइम लगता है रिएक्टेंट के 8 kg होने में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। देखो इसी के नेम से समझो तुम, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब आखिरकार जो रिएक्शन है उसकी लाइफ, मतलब अगर पूरी रिएक्शन की 100 साल है तो उसकी हाफ 50 होगी पीरियड ऑफ रिएक्शन। क्योंकि कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एंड होने में इन्फिनाइट टाइम लेती हैं, तो उस केसेस में हाफ लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर, अभी हम बताएंगे कि आखिरकार ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, इसकी हेल्प से बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ऑर्डर निकालते हैं। और यहाँ एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है वो है क्या है, उसको बोलते हैं सूडो केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक को भी यहीं कवर करेंगे जिसका नाम है सूडो केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में क्या देखते हैं कि मान लो कोई रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो जैसे मान लो इनिशियली ये मान के चलते हैं, हमने मान लिया है कि 8 kg है। मान के चलते हैं कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है A0 और इसकी हाफ कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 4 kg। तो 4 kg मतलब कि इसका हाफ A/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। देखो तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास K इक्वल टू होता है 2.303 T log A0 अपॉन A इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टी टाइम। अगर ये वाला समझ में नहीं आया कहाँ से आया तो मैं कहूँगा पिछली वाली वीडियो जाके एक बार कवर कर लें, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ डिटेल में बात की है, क्वेश्चन भी किए हैं, गैसेस वाले किए हैं, परसेंटेज वाले किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। तो देखो आखिरकार टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 log A0 अपॉन A और K। इतना समझ में आया कि नहीं आया है।
कन्फर्म। हमने क्या बोला है कि हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी हाफ मतलब होता है कि इसकी जो एक कंसंट्रेशन है इनिशियल के हाफ हो जाती है, 2.303 के log ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2.303 के log 2। अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि log 2 की वैल्यू क्या होती है। log 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010। क्या होता है 0.3010। तो क्या करेंगे, हम इसके पास पुट करेंगे, टी हाफ की वैल्यू आती है 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0.693 अपॉन के बाई 2। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या समझे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास ए नाम का एक रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बनता है। इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 10। तो इसकी हाफ क्या करोगे, इसकी हाफ हो जाएगी 5। और हम मान के चलते हैं कि इस रिएक्टेंट कोशेंट जो है के की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 है। तो आखिरकार 10 से लेके 5 तक, मतलब इसकी हाफ जब कंसंट्रेशन होगी तो कितना टाइम लगेगा। तो T/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 3 इक्वल टू 0.231। और इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं क्या, पर सेकेंड ही होती है। तो आखिरकार इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कि 0.231 सेकेंड लगेगा इसे 10 से लेके 5 तक आने में। अगर हम मान के चलते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं कि है 100, इसकी हाफ कितनी होगी, इसकी हाफ होगी 50। 100 से लेके 50 तक आने में इसे कितना टाइम लगा होगा। टी हाफ की वैल्यू होगी 0.693 अपॉन 3, क्योंकि बेसिकली दोनों एक ही रिएक्शन है, दोनों में इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज करी जा रही है। टाइम लगेगा 0.231। तो तुम अगर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देखो, यहाँ भी इतना ही आंसर आ रहा है और यहाँ भी इतना ही आंसर आ रहा है। मतलब 10 से लेके 5 तक आने में भी उसे इतना ही टाइम लगेगा, और 100 से, अगर 100 मोलर कंसंट्रेशन है, 100 से 50 आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। और अगर मान लो इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 है और 2 का हाफ होता है 1, तो 2 से लेके 1 तक आने में भी उसे इतना ही टाइम लगेगा। कितनी अजीब बात है ना। इस बात से हमें ये चीज़ देखने को आराम से मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बात समझ में आई होगी कि आखिरकार इसमें रियल बात क्या चल रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हाफ लाइफ का भी करते हैं, कभी कभार T1/3 का ही बात कर लेते हैं कई लोग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि T1/3 का मतलब होता है कि अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 9 है तो इसका 1/3 क्या होता है, 3 हो जाता है। तो 9 से लेके 3 जब इसका कंसंट्रेशन हुआ होगा, इसे कितना टाइम लगा होगा। कुछ नहीं, T इज इक्वल टू 1/3 2.303 के log ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 3। तो ऐसे 3 से कर लोगे। तो बेसिकली ये सब कहने का मतलब है कोई ज़रा बड़ा कठिन नहीं क्वेश्चन है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या समझे। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आखिरकार इस 1/3 होने में से कितना टाइम लगा होगा। जैसे मान लो कि इसकी कंसंट्रेशन है 8, हम कहते हैं कि इसका 1/3 रिएक्टेंट यूटिलाइज हो गया है। 1/3 का मतलब 8 का 1/3, तो 8/3 बचा है कि नहीं, 8/3 खर्च हुआ है। तो आखिरकार बचा कितना है, 8 माइनस
8/3, 8/24 माइनस 8/3, 16/3, मतलब 15.1 यानी 5.1 के आसपास। मतलब जब 5.1 मोलर कंसंट्रेशन बचा होगा, मतलब 8 से लेके 5.1 तक आने में से कितना टाइम लगा होगा, उस तरीके को भी निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि कई बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं उनसे कहूँगा सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू होती है 0.693/K। के क्या होता है? के होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के बारे में और सेकंड ऑर्डर के बारे में। तो शुरुआत हम करते हैं जीरो ऑर्डर से। देखो जीरो ऑर्डर बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज़ तुम जानते होगे कि के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टी टाइम अपॉन टी टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन और के। देखो अगर टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा तो ये कंसंट्रेशन इनिशियल के हाफ हो जाएगा। तो क्या करो कि इस इनिशियल वाली कंसंट्रेशन को मतलब इस कंसंट्रेशन को हाफ कर दो और अपॉन के। जब तुम इसको सॉल्व करोगे सॉल्व, तो टी हाफ की वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी ए नॉट अपॉन 2K। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनका हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू होती है वो होती है इनिशियल अपॉन 2K। के मतलब होता है उसका क्या रेट कांस्टेंट है। जैसे देखो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अपन एग्जाम्पल समझेंगे। देखो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है ए बी प्रोडक्ट में चेंज होता है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 10 और इसकी हाफ हुई कितनी 5। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। 10 से लेके 5 तक आने में से कितना टाइम लगा होगा। अगर इसके के की जो वैल्यू है वो है 2, जस्ट मान लिया है, तो हम क्या देखते हैं कि टी हाफ टू इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 10/2/2 10/4 2.5 लगा होगा। इसका मतलब क्या है कि इसे टाइम लगा होगा 2.5। अब 2.5 मिनट मतलब जो भी तुम के की यूनिट लोगे, अगर तुम के की यूनिट मिनट में लोगे तो मिनट लेंगे 2.5 मिनट। हम जस्ट मान लेते हैं कि मिनट आए हैं 2.5 मिनट। देखो अब जैसे मान लेते हैं कि यही कंसंट्रेशन है, हम मान के चलते हैं किसी कंसंट्रेशन ले लेते हैं 100 का हाफ होता है 50। तो देखो 100 से 50 आने में इसे कितना टाइम लगा होगा उसी के ऊपर बात करते हैं। तो T/2 इज इक्वल टू 100/2/2 मतलब आया 25 मिनट। तो इस बात से तुम्हें पता लग रहा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। देखो इस केसेस में तुम क्या देख रहे थे कि दोनों को देखो, चाहे तुम 10 लो 100 लो या 2 लो, सब में देखो बराबर टाइम लग रहा था कि नहीं लग रहा था अगर सेम रिएक्शन है तो। लेकिन देखो रिएक्शन सेम है, लेकिन अगर हमने यहाँ कंसंट्रेशन चेंज की है तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब हाफ कंसंट्रेशन ख़त्म होने का भी टाइम अलग अलग है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशन नहीं आता है, तो मैं कहूँगा डेरिवेशन याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/T और A जनरल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। सिंपल सी वही बात है कि हाफ लाइफ मतलब आधा हो जाना, तो मतलब इसकी वैल्यू हाफ होगी तब।
तो टी इज इक्वल टू होता है 1/k और A0। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, हाफ हो रही है, तो टी हाफ इक्वल टू 1/k और A0/2 माइनस 1/A0। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा सिंपल सा एलसीएम लेंगे, ऊपर का नीचे करेंगे तो 1/k इज इक्वल टू 2/A0 माइनस 1/A0। 1/k इज इक्वल टू 1/A0। मतलब हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1/k A0। देखो मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन कर रहा है। अब देखो यहाँ थोड़ा मज़ा आएगा तुम्हें समझ में। जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही, ए से बी में। ये मान के चलते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 10। 10 का हाफ हुआ 5। 10 से लेके 5 तक आने में से कितना टाइम लगा, और मान के चलते हैं कि यहाँ के की वैल्यू हम मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं, के की वैल्यू मानी हमने 2। तो टी हाफ 2 इज इक्वल टू 1 2 इंटू 10। तो टी हाफ की वैल्यू आई है 1/20। इतना समझ में आया कि यही करोगे कि तो आएगा 0.5। मतलब टी हाफ की वैल्यू आ रही है, मान के चलते हैं 0.05 मिनट। मिनट ले लो या मतलब जस्ट समझाने के लिए है, मतलब 0.05 मिनट आ रही है। अब हम मान के चलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितनी, 50। 50 की हाफ होती है 25। तो 50 से लेके 25 आने में से कितना टाइम लगा होगा, T/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 1/100 0.01। मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे कम टाइम लग रहा है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं, तो ग्राफ करा देते हैं, पहले रिवाइज करा देते हैं। देखो जीरो ऑर्डर में टी हाफ की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है A0/2k। फर्स्ट ऑर्डर में जो होती है टी हाफ की वैल्यू वो होती है 0.693/k। और जो सेकेंड ऑर्डर होता है उसमें टी हाफ की वैल्यू होती है वो होती है 1/k A0। अब हम क्या करते हैं, तीनों के ग्राफ बनाते हैं। तीनों ग्राफ किस में बनेंगे, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ए वाई है और ए एक्स है, और जो बाकी बचा वो क्या है, स्लोप है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन यही है ना, हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। बनाओ, टी हाफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ पास होगा इस तरीके से। ये जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 2k का। ये स्लोप की वैल्यू हो गई है, क्योंकि बेसिकली इस तरीके से है। अब हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। टी हाफ 2 इज इक्वल टू 0.693/k। ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। अब एक ग्राफ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो 11th क्लास का जो ग्राफ मैंने समझाया है वहाँ जाके समझोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जो सेकेंड ऑर्डर का है, देखो सेकेंड ऑर्डर में दो केसेस बन सकते हैं। क्या, T/2 और T/2। अगर यहाँ इस तरीके से लिखते हैं तो ग्राफ अलग होगा, और अगर हम
इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ग्राफ अलग होगा। इस वाले केसेस में सुनो, इस वाले केसेस में ग्राफ कुछ तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा, और जबकि इस वाले केसेस में ग्राफ तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो दोनों ग्राफों को याद रखना, क्योंकि t/2 इज इक्वल टू होता है 1/k/A0। अब बहुत सारे बच्चों अगर समझ रहे हैं कि ग्राफ बनाना नहीं आता, तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि एक बार ग्राफ जाके देख लें, तो वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम जनरली क्या देख रहे हैं, जनरली इसमें देखो, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, तो t/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। इसमें देखते हैं तो t/2 इनिशियल कंस्ट्रेंट डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसमें देखते हैं तो ये इनिशियल, इतनी सिंपल सी बात है। अगर इसको लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 0 1 1, तो t/2 इज इन -1 1 3। इन बातों को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम अगर जनरल इनका बनाते हैं तो क्या बनाते हैं कि t/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 1 - n। क्या आ गया है 1 - n, और n क्या है कि आखिरकार कौन सा ऑर्डर है। तुम इसमें किसी में भी चेंज करोगे तो चेंज होते हुए दिखेगा तुम्हें। जीरो ऑर्डर के लिए रखोगे यहाँ 0 तो देखना a बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रखोगे यहाँ 1 रखोगे तो देखना a बन जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए रखोगे तो यहाँ 2 रखोगे a बन जाएगा। तो ये रही जनरल कंडीशन। समझे कि नहीं समझे? देखो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी का अगर इन्वर्स करके हम देखें तो हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन का। ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, देखो इस तरीके से देखते हैं। देखो जैसे मान लो A से B में कन्वर्ट हो रहा है, हमें नहीं पता है कौन सी रिएक्शन है, हमें नहीं पता कौन सी रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है। देखो हम मान के चलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं C1 है, तो C1 का कंसंट्रेशन होता होगा C1/2। समझे कि नहीं समझे? और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगता होगा ½ 1। हम मान के चलते हैं कि कंसंट्रेशन लिए हमने, मतलब यहाँ लिए हमने 100 का 50 हो गया। हमने मान लो यहाँ ली 80, और 80 का हाफ हुआ 40, और इसको यहाँ तक आने में लगा 2। और एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - n। समझे कि नहीं समझे? तो पहली कंडीशन t/2/2 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी C1 1 - n। कई बच्चों को लग रहा हो क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, क्या काम का है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ कहेंगे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कराओ, पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्वेश्चन कराएंगे, चिंता नहीं करो। ये पहली इक्वेशन है। और t/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 नॉट 1 - n, ये दूसरी इक्वेशन है। आखिरकार हैं तो एक ही रिएक्शन का पार्ट, दोनों में A से B ही कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में कंसंट्रेशन अलग हुआ है। तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। करोगे तो t/2, क्योंकि देखो जो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना वो दोनों के लिए बराबर होगा। मतलब यहाँ मान के चलते हैं कि इक्वल टू हमने लग दिया है क्या k, और इक्वल टू k, दोनों के डिवाइड करोगे, ½ 1/2 ½ 1/2, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। C1 1 की पावर -n, C2 1 - n। मुझे पता है थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। अब क्या करोगे, दोनों साइड लॉग लेना है तुम्हें। लॉग लोगे
तो log की वैल्यू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट आंसर लिखवा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को बोरिंग लगने लगा होगा। पता है यार, इतने साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत पता लगता है कि आखिर कब बच्चों को बोरिंग लगने लगता है। क्या करें, लेकिन जो बुक्स में है पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। 1 - n log C1 C2 सॉल्व करके लागो तो n की वैल्यू हो जाती है n = 1 + log। बच्चे कहेंगे इससे अच्छा इतना जब पढ़ा याद करने से अच्छा कि हम निकाले ही ना, जो क्वेश्चन आएगा वो छोड़ के चले जाएंगे, उसमें ज़्यादा खुशी रहेगी। लेकिन मैं कहूँगा CBSE जो तुम लोगों को परेशानी नहीं होनी है, कंपटीशन एग्जाम में IIT एडवांस इन सब क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बेसिकली टाइम पीरियड दिया रहेगा, कंसंट्रेशन दी रहेगी और कहेंगे कि निकालो कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। 2 सिचुएशन क्रिएट करी जाएंगी, कही जाएंगी कि ए रहा एक ए रहा, उसमें T12 की वैल्यू इतनी रही और इस दूसरे में इतनी रही और उसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, और कहेंगे सॉल्व करो। अब उसमें होता है क्वेश्चन, इस तरीके से तुम ऑर्डर निकालते हो। क्या समझे? मुझे पता है बोरिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग अब और ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू है 5.5 × 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं यार, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। 0.693/K, K की वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मज़ा नहीं आया। अब हम बात करते हैं सूडो केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, सूडो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती हैं? देखो, सबसे पहले घर का समझो इसका तुम नाम, सूडो। सूडो मतलब होता है फॉल्स या झूठा, मतलब फॉल्स मतलब फेक, उसको बोलते हैं सूडो। सूडो केमिकल रिएक्शन मतलब इसमें कुछ तो अलग तरीके से गेम होने वाला है, मतलब दिखता कुछ है, होता और कुछ है, मतलब कुछ फॉल्स है, कुछ झूठा सा है, झूठापन सा है। देखो, बात ऐसी होती है कि जैसे कुछ रिएक्शन होती हैं जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं। मतलब देखने में तुम्हें सेकंड ऑर्डर लगेंगी, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होंगी। इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं हम सूडो केमिकल रिएक्शन। देखो, जैसे आखिरकार ए वाली सिचुएशन कैसे तुम्हें देखने को मिले। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है A + B और इससे प्रोडक्ट बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो आखिरकार तुम क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। हम क्या करते हैं कि इस A को मान लेते हैं क्या, ग्लूकोज या शुगर। अगर वो सब समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं क्या, सॉल्यूट, और इसको मान लेते हैं हम सॉल्वेंट। जैसे मान लेते हैं कि A की कंसंट्रेशन है A इस इक्वल टू है 0.01 m मोलरिटी, और जबकि जो B की है उसकी है, मान लो वाटर है, तो वाटर की मोलर कंसंट्रेशन मान ली है 55.50। अगर मान लो इसका इन दोनों का रिएक्शन होता है, मान लो कि इन दोनों का रिएक्शन होता है, जैसे मान लो इसका हम A को मान ले तो हम कुछ मान ही लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं इथाइल ग्लाइकोल, जैसे हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया इथाइल एसीटेट, एसीटेट, और ये बेसिकली सॉल्वेंट है वाटर। अगर इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है तो बेसिकली इथाइल एसीटेट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन बची है 0। बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन बची है 55.49। तो अगर तुम देखोगे तो इसकी कंसंट्रेशन में ना के बराबर ही चेंज आया है। क्या? ना के बराबर चेंज आया है। इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं सीरो केमिकल रिएक्शन की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। मतलब सीरो केमिकल रिएक्शन की कंडीशन तब बनती है जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और एक चीज़ बहुत कम अमाउंट में हो। मतलब हम कह सकते हैं कि A इज़ नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन ऑफ
बी। ऐसी सिचुएशन बनती है तब एक सीरो केमिकल रिएक्शन का पार्ट आता है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बेसिकली अगर तुम देखोगे तो रेट की वैल्यू तुम्हें ए पे डिपेंड होते हुए दिख रही है, ना कि बी पे, क्योंकि बी की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, सॉल्वेंट मतलब वाटर तो कांस्टेंट देख रहे हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आता, चलो हम इसको क्या लिखते हैं, केमिकल्स के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे देखो CH3 COO C2H5 H2O गिब्स, इसमें एसिड मिलाते हैं, और CH3 COOH। देखो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, घबराना नहीं, ऑर्गेनिक में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करने का। देखो इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली थी 0.01, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 55.50। ये दोनों जीरो पे था, रिएक्शन हुई, ये जीरो बचा, ये 55.49 हो गया है, और इसकी वैल्यू 0.01 इन सबसे मतलब नहीं, तो जस्ट लिख दिया है। तो अगर तुम्हें देखने को तो सेकंड ऑर्डर लग रही तुम्हें रिएक्शन, क्योंकि अगर तुम लिखोगे, क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के CH3CO C2H5 और H2O, देखने इसकी वन तुम्हें देखने को तो सेकंड ऑर्डर लग रही है, लेकिन बेसिकली ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब देखने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर लग रही है, लेकिन रियल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सीरो केमिकल रिएक्शन। और बेसिकली ये क्या है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की सीरो केमिकल रिएक्शन, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसी चीज़ को लिखते हैं हम यहाँ, हम बेसिकली यहाँ लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के डैश CH3 COO C2H5, और के डैश की वैल्यू किसके बराबर है, के H2O के बराबर। मुझे पता है कि थोड़ा एक घुमावदार टॉपिक है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो सीडो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिसका ऑर्डर तुम्हें कुछ ज़्यादा लगे लेकिन रियल ऑर्डर उससे कम होता है, इस टाइप को कहते हैं सूडो केमिकल रिएक्शन। इस टाइप की सिचुएशन कब देखने को मिलती है, जब एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और दूसरा रिएक्टेंट बहुत कम अमाउंट में हो। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो इसे बोलते हैं, ये सिचुएशन क्रिएट कर देती है सूडो केमिकल रिएक्शन की। और जो अभी हाल जो हमने देखी है ये कौन सी है, ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे अपने पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लोटा भर या घड़ा भर तुम्हारे पास पानी है, इसमें तुम थोड़ी सी चीनी डाल दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं कि C12 H22 O11 प्लस H2O गिव्स C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6। इसमें क्या होता है कि ये शुगर होता है और ये होता है बहुत वाटर होता है बहुत एक्सेस में। तो बेसिकली इसे तुम्हें लगेगा कि बेसिकली है सेकंड ऑर्डर, लगेगी सेकंड ऑर्डर लेकिन है रियल है फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन एक बात तुम याद रखना, एक बात तुम याद ये रखना कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, देखो मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्यों है, क्योंकि जब रिएक्शन में ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स बेसिकली कोलाइड हो रहे हैं, तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। डाउट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, तो एक बार जाके रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सूडो में समझना है कि सूडो रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं कि जो देखने में और कुछ होती हैं और रियली में और कुछ होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, ऑल द बेस्ट।